हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ हिस्ट्री में। हमने हमारे प्राचीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमने पाषाण काल का एक पार्ट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं और इन इम्पोर्टेंट फैक्ट में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम के पैटर्न से। चलिए आज का हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला ये ऊपर देखिए बॉक्स में कि महाकल्प क्या होता है कि इसका विभाजन विभिन्न कल्पों में किया गया है। एक तो आर्कियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पोलियोजोइक, मेसोजोइक एवं सीनोजोइक। ये महाकल्प के बारे में 5 भागों में बचा। ये इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अगला है कि मानव का विकास जो है इस काल से माना जाता है, सीनोजोइक काल से, जो 5वां काल है से ही संबंधित है। सीनोजोइक काल को टर्शियरी एवं क्वाटरनरी काल में विभक्त किया जाता है। क्वाटरनरी युग के ही प्लेसीटोनो खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में आए, जिनमें हमारे क्या थे, पूर्वज भी शामिल थे। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3-4 फुट ऊंचा एक कपी समूह, कपी मतलब बंदरों का समूह है, जो है उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आया। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समूह ने मैदानी क्षेत्रों में रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बना लिया। तो देखिए, जो हमारे बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है कि बंदर जो थे वो 2 करोड़ वर्ष पहले आए थे। इनके हाथ मुक्त हो गए तथा ये अर्ध उतान मुद्रा में चलने लगे। अर्ध उतान मुद्रा मतलब कि जो ऐसे बूढ़े चलते हैं ना, वैसे ही आधे चलने लगे, आधा खड़े होकर। इस मुद्रा को रामापिथेकस नाम दिया गया कि जो बंदर जो है ऐसे आधा खड़े होकर चलते थे, उनको रामापिथेकस नाम दिया गया। जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी वह महाकपि वर्ग की होगी। जो समूह खुले घास के मैदानों में चला गया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। कि कुछ जो बंदर थे, जो वानर थे, वो जंगलों में रहते थे, जो कुछ जो थे वो घास के मैदानों में खुले समूह में रहने लगे। तो जो मानव महाकपि वर्ग मतलब कि जो बंदरों का समूह घास के खुले मैदानों में रहता था, उसे क्या नाम दिया जाता था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये नाम एक बार में याद नहीं होगा, 2 से 3 बार जब रिवाइज करोगे तब ये नाम याद होने लगेंगे। थोड़ी सी मुश्किल है। यही मानव का आदि पूर्वज बना। कौन? तो अब आगे ये भी पूछ सकता है कि मानव का आदि पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आगे है कि प्लीस्टोसीन युग में अधिक विकसित मानव इरेक्टस या पिथेकेंथ्रोपस का विकास हुआ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इरेक्टस के बारे में। तो इरेक्टस के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन था? इरेक्टस। कि पहले जो बंदर थे वो आधे खड़े होकर चलते थे, तो उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। अब जो बंदरों का समूह था वो सीधे खड़ा होकर चलने लगा। उनका थोड़ा स्वरूप भी बदल गया। वो बंदर नहीं, अब थोड़ा थोड़ा मनुष्य जैसे दिखने लगे, तो उनको इरेक्टस नाम दिया गया। इरेक्टस बोल दो या फिर पिथेकेंथ्रोपस बोल दो, एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है ज़्यादा इरेक्टस वर्ड का यूज होता है। अगला है कि जो पिथेकेंथ्रोपस या फिर यहाँ पे इरेक्टस भी लिखा हो सकता है। इरेक्टस का क्या अर्थ है? सीधा चलने वाला कपि मानव, कि सीधा खड़ा होकर, बिल्कुल सीधा खड़ा होकर। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आता है कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन था? उस प्रजाति का क्या नाम था? इरेक्टस। आगे देखिए, पुराने मानव सम केवल अफ्रीका में पाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव का अस्तित्व कहाँ पर मिला है? कहाँ पे मिला है? अफ्रीका में। याद रखना, 2 क्वेश्चन यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बने हैं कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन है? इरेक्टस। और सबसे पहले मानव के जो जीवाश्म है या मानव के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? एशिया में, अफ्रीका में। पर ये जो है, आगे देखिए, इरेक्टस के बाद निएंडरथल प्रकट हुआ, जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। तो ये प्रजातियां भी आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए,
सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, कौन से मानव की प्रजाति के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहाँ गया ये, हाँ, 2 शाखा को हमने पढ़ लिया कि जो आधे खड़े होकर चलते मानव थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको तो रामापिथेकस बोला गया। याद रखिए कि आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव जो कि जंगलों में निवास करता था, उनको बोला जाता था रामापिथेकस। अगला है कि जो आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव जो है घास के खुले मैदानों में रहने लगा, उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया ऑस्ट्रोपिथेकस। एक ही रामापिथेकस, ये 2 हो गए ना। ऑस्ट्रोपिथेकस कि जो जंगल में रहने वाला, रामापिथेकस जंगल में कौन, राम जंगल में वनवास गया था, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि राम जंगल में वनवास गए थे, तो जो जंगलों में रहने वाला आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था, उसको क्या बोला गया, रामापिथेकस। अब नेक्स्ट है जो जंगलों से निकलकर एक वर्ग में जो है वो खुले घास के मैदानों में चला गया, उसको क्या बोला गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आगे 2 हो गए, हमने 2 पढ़ लिए। अब तीसरा जो है आपका, तीसरा ये है कि इरेक्टस बोल दो या फिर पिथेकेंथ्रोपस बोल दो, इन दोनों में से कोई भी आपको जो है एग्जाम में दे सकता है। आगे देखिए कि हमने कितने पढ़े, चलो मैं लास्ट में रिवाइज करवाती हूँ। इरेक्टस या पिथेकेंथ्रोपस जो कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था। अब इसके इरेक्टस के बाद कौन सा आता है, निएंडरथल्स। निएंडरथल्स था जिसकी की मानसिक क्षमता, मतलब कि माइंड की मेमोरी इतनी थी जितनी कि हमारे आज के मानव की होती है, लगभग उसके समान थी। बिल्कुल आज के मानव जैसी नहीं थी, लेकिन उसके आसपास देखी गई, इसलिए जो है निएंडरथल्स प्रजाति जो है इरेक्टस से भी ज़्यादा नवीन है। आगे आता है होमोसेपियंस। अब ये एक और प्रजाति का नाम आ गया, कौन सी, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का उदय कब हुआ, 30,000 वर्ष पूर्व। कब, उच्च पूरा पाषाण काल। आपको उच्च पूरा पाषाण काल से कुछ याद आया, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया था कि जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पहला निम्न पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, उसको 3 भागों में बांटा। उसमें से एक था निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल में माना जाता है होमोसेपियंस का उदय। तो आपसे पूछ सकता है कि होमोसेपियंस का उदय हुआ, नीचे ऑप्शन में दे देगा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो याद रखना उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय। होमोसेपियंस से काफ़ी बार होमोसेपियंस और इरेक्टस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है कि होमोसेपियंस प्रजाति आई, उसके बाद है ना जस्ट जो हमारे अभी मानव जैसे हैं वैसे प्रजाति बननी शुरू हो गई मनुष्यों की। इस होमोसेपियंस को क्रो-मैग्नन एवं चार्ल्स-ले-ग्रोमाल्डे के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अब याद कीजिए आप मेरे साथ कि जो है कि प्रजातियाँ कितनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको यार रिमेंबर करवाती हूँ कि हमारी सबसे पहले प्रजाति कौन सी थी। तो वो कौन सी थी, एक तो रामापिथेकस। रामापिथेकस कौन थे कि आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था जो कि जंगलों में रहता था, उसको रामापिथेकस बोला गया। नेक्स्ट हमारा है कि आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव जो कि जंगलों से निकलकर घास के खुले मैदानों में रहने के लिए आ गया, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो खुले वहाँ पे रहने लगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रजाति जो है वो कौन सी आती है, इरेक्टस की, जो कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था। इरेक्टस बोल दो या फिर पिथेकेंथ्रोपस बोल दो, जो कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था। उसके बाद हमारी प्रजाति आई मानव की निएंडरथल। निएंडरथल कौन थे, जिनकी जो माइंड की क्षमता थी, दिमाग की सोचने समझने की बुद्धि की क्षमता थी, वो लगभग हमारे आज के मानव से मिलती जुलती थी, उसके आसपास थी। उसके बाद लास्ट हमारी प्रजाति आती है होमोसेपियंस।
होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। और होमोसेपियंस को क्या माना जाता है? हमारे आज के जो मानव हैं उनका पूर्वज माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आधुनिक मानव का पूर्वज बताओ कौन? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का उदय कौन से काल में हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल। और होमोसेपियंस के अन्य नाम भी हैं, क्रो-मैग्नन, चांसलेड, ग्रेमाल्डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आता तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगले है पाषाण उपकरण। पाषाण पत्थर, उपकरण मतलब औजार, पत्थर के औजार। ये पत्थर के औजारों के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला क्या कौन सा है? बट्टिकाश्यम। बट्टिकाश्यम क्या है? पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे जो है, मतलब एक पत्थर समझ लो आप बड़ा सा, उसके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी नदी या फिर कभी तालाब या फिर जो समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कितने चिकने चिकने होते हैं, उनकी अलग ही शेप सी होती है। तो वो जो है ना पानी से रगड़ खा खा कर उनके बहाव में ऐसे हो जाते हैं। तो ये उनको ही बोला गया बट्टिकाश्यम, कि जो टुकड़े किनारे नदियों के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, इनका प्रयोग हथौड़े की तरह किया जाता था। क्योंकि जो है हथौड़े की तरह किया जाता था तो उनको क्या बोला जाता था? बट्टिकाश्यम। अगला कौन सा है? कोर। कोर क्या है? जिस पत्थर को, अगला देखिए कोर, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। बट्टिकाश्यम हो गया, जो नदियों के किनारे रगड़ रगड़ खाकर चिकने हो गए थे और उनका प्रयोग हथौड़े की तरह किया जाता था। अगला हो गया कोर, जिस पत्थर को बार बार चोट करके अभिष्ट रूप में ढाला जाता था। मतलब कि हथौड़ा हो गया, किसी भारी चीज से एक पत्थर को उस पर चोट लगा लगा कर उसको हथियार के रूप में बनाया जाता था। जैसे कि किसी एक दोनों साइड से तीखा बना लिया पत्थर को, या फिर किसी आगे पीछे से मोटा रख लिया, आगे से तीखा बना लिया, इस टाइप में। एक मिनट, आगे देखिए फलक। ये ना थोड़ी सी यहाँ पे पीडीएफ जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं बोल के बता ही रही हूँ सब कुछ। अगला हमारा कौन सा है? फलक। पहला हमने कौन सा देखा? बटक, बट्टिकाश्यम देखा। अगला ये फलक कौन सा होता है? पत्थर से उतारे गए छोटे छोटे टुकड़े। मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, उसको जब चोट मारते हैं तो छोटे छोटे जो है ना तिरछे तिरछे तीखे तीखे जो फाड़े से अलग हो जाते हैं ना, उनको फलक बोला गया है। कि तिरछे तिरछे जो जिनसे कि उनकी तिखाई ज़्यादा होती है और उनको चोट मारने के काम आते हैं। वो किसी जगह छोटे हथियार थे, उनमें वजन नहीं था, इसलिए कोई छोटे काम के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अगला कौन सा है? गंडासा। पेबल से निर्मित दोधारी उपकरण था। पेबल जो है पत्थर का नाम है, पेबल से निर्मित दोधारी उपकरण। अगला हमारा कौन सा है? हैंडेक्स। पाषाण निर्मित हाथ की कुल्हाड़ी। हैंडेक्स किसकी है? पत्थर की बनी हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी को क्या बोला जाता है? हैंडेक्स। याद कर लेना, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी थी जिसको कि हाथ में पकड़ा जाता था और हाथ से उसको चोट मारा जाता था या चलाया जाता था। अगला है क्लीवर। जिस हैंडेक्स के नुकीले सिरे का पार्श्व एक जगह मिलने की बजाय समांतर रूप में मिले। मतलब क्लीवर क्या हो गया? है तो हैंडेक्स की तरह ही हाथ से चलाने वाला पत्थर, लेकिन उसके जो है हैंडेक्स तो है हाथ की कुल्हाड़ी होगी। कुल्हाड़ी तो आपको पता है कि एक साइड से तीखी होती है, लेकिन जो क्लीवर है वो दोनों साइड से उसके नुकीले सिरे होते हैं, पार्श्व एक जगह मिलने की बजाय समांतर रूप में मिले। समांतर मतलब समझते हो ना, आमने सामने। समांतर की उसको चारों तरफ से या 2 तरफ से वो तीखा होता था। अगला हमारा आ गया खुरचनी। ये हमने पीछे नाम आया था ना, खुरचनी, भेदनी। मैंने बोला था कि नी वाले अक्षर हैं। खुरचनी क्या है? मोटे फ्लैक के एक या अनेक किनारों की घिसाई करके तेज बनाया जाता था। खुरचनी मतलब कि मोटे जो पत्थर हो गए, फ्लैक मीन्स पत्थर को एक या अनेक किनारों के, मतलब या तो एक साइड से तीखा करके बनाए, लेकिन मोटे होते थे वो, भारी पत्थर होते थे किसी भारी चीज़ को मारने के लिए। क्योंकि छोटों से तो बड़े जानवर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन
खुरचनी जो है एक बड़ा पत्थर होता था जिसके कोई घिसाई करके बनाया जाता था। तेज धार, उसकी धार काफ़ी तेज होती थी खुरचनी की। अगला है बेधनी। जिस फ्लैक बोलो या फिर पत्थर बोलो कि जिस पत्थर के एक जगह मिलने वाले दोनों किनारों की साथ साथ घिसाई कर दी जाती थी ताकि एक पतला नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए। मतलब कि पत्थर को दोनों तरफ से उनकी घिसाई कर किस तरह से बनाया जाता था कि एक पतला हो जाए, नुकीला काम करने वाला सिरा बन जाए, कि उससे किसी चीज़ जमीन की खुदाई हो गई या फिर पेड़ पौधों को छीलने का काम हो गया उससे। अगला कौन सा है हमारा? तक्षणी। तक्षणी, बेधक, कोर प्रणाली, 3 और रह गए ना। दक्षिणी देश में 2 झुके हुए तल बनाए जाते थे जो पेचकस की तरह होता था। आज का पेचकस आपने देखा ना, पतला पतला लंबा होता है, आगे से तीखा होता है, बोल्ट वगैरह वो करने के लिए, फिट करने के लिए। तो तक्षणी उसी टाइप में था, पतला था, पत्थर से ही बनाया जाता था लेकिन छोटा हथियार था। अगला बेधक, मोटी नोक वाला उपकरण की जिसके सिरे जो थे इतने तेज धार नहीं होते थे, उसकी नोक मोटी होती थी। अगला है कोर प्रणाली। इसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को पत्थर को छीलकर अभिष्ट हथियार अथवा औजार की आकृति दी जाती थी। कोर प्रणाली, इसमें पत्थर के टुकड़ों को छीलकर जो है पत्थर के खंड को, मतलब कि एक बड़ा सा खंड ले लिया, पत्थर का बड़ा सा भाग ले लिया, उसको छीलकर अभिष्ट हथियार अथवा औजार बनाने की आकृति दी जाती थी। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने कितने कितने कर लिए। सबसे पहले हमने बटिकासन किया, फिर जो बटिकासन जो है नदियों के किनारे चिकने पत्थरों वाला हो गया। कोर को जो है बार बार चोट मारकर जो है उसको ढाला जाता था पत्थर के आकार, उसके आकार में हथियार के। फलक हो गया कि पत्थर के कोरों से जो, मतलब एक पत्थर ले लिया चपटा, उसको वर्गाकार रखना है, तो वर्गाकार रखेंगे तो उसको साइड से छीलना पड़ेगा ना, तो छीलने के बाद जो उसके टुकड़े होते थे उनको फलक बोला गया। गंडासा पेबल नामक पत्थर से निर्मित 2 धारी उपकरण था। हैंडेक्स, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी। हैंडेक्स बिल्कुल आसान है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला कलीवर हो गया कि कलीवर भी जो है हैंडेक्स से ही बनता था। खुरचनी, भेदनी, तक्षणी, बेधक, कोर प्रणाली। आप इनको बार बार पढ़ो कि 2 से 3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। इनमें सबसे ज़्यादा तो हैंडेक्स पूछा जाता है, खुरचनी भी पूछ लिया जाता है, बटिकासन भी पूछ लिए। पत्थरों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रमुख तथ्य। अग्नि का आविष्कार किया जावा मानव ने। ये ऊपर भी आया था कि अग्नि का आविष्कार हुआ कब था? मध्य पाषाण काल में। लेकिन मनुष्य ने आग का प्रयोग करना शुरू कब किया? नवपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार करने वाले मानव की प्रजाति का क्या नाम था? जावा मानव। अगला है हस्तकुठार एवं बिदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण थे। कि जो प्राचीन काल के सबसे परिचित औजार कौन से थे? हस्तकुठार एवं बिदारणी। हस्तकुठार और बिदारणी थे। अगला है हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है। कि प्रथम उपकरण मतलब कि औजार निर्माता कहा जाता है किसको? हैंडीमैन को। अगला है भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि मानव को विधिवत रूप से दफनाने की प्रक्रिया कहाँ पर शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में। तो जहाँ पर विधिवत रूप से दफनाया जाता तो वहाँ पर कब्रों में मनुष्य के कंकाल सही सलामत पाए गए हैं, जैसा मनुष्य की शेप होती है। क्योंकि उससे पहले तो मनुष्य को दफनाया नहीं जाता था, जंगल में ऐसे ही डाल दिया जाता था, तो उसको जानवर खा जाते थे, उसकी हड्डी को तोड़ देते थे, तो मानव का कंकाल मिला ही नहीं पीछे तो। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो मानव को विधिवत रूप से दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कि मानव के कंकाल पूरी तरह से मिलने शुरू हो गए खुदाई में। तो ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको समझना है कि मध्य पाषाण युग से मिला है, ना कि पूरा पाषाण युग से। अगला है कि रामापिथेकस, जो कि हमने पढ़ा था कि जो कि आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव जो जंगलों में रहता था, कि जीवाश्म मतलब अवशेष बोल दो, टुकड़े बोल दो, कहाँ से मिले हैं? शिवालिक क्षेत्र से मिले हैं। रामापिथेकस जो कि जंगलों में होता था।
अगला देखिए, वस्त्र निर्माण कला मानव ने नवपाषाण युग में सीखी। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि कृषि करना ही मनुष्य ने कब शुरू किया? नवपाषाण काल में। तो अगर कृषि हो रही है तो वस्त्र जो है निर्माण भी कब सीखेगा? नवपाषाण युग में। चलिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। ये गंगा घाटी के क्षेत्र पूछें कि धान की खेती मतलब कि चावल की खेती के प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव, यूपी से मिले हैं। लहुरा देव और यूपी से। देखो, अगर यहाँ पर लहुरा हुआ ना हो तो उसके बाद मेहरगढ़ आएगा। अगर लहुरा देव दिया तो लहुरा देव ही लगाइएगा आप। कि धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा लहुरा देव, मेहरगढ़, बाकी दो और दे दे तो आपको किसको लगाना है? लहुरा देव को। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया है, मेहरगढ़ दे दिया, कोल्डी हवा दे दिया, चिरांद दे दिया, बोरी नामक स्थल दे दिया, तो आपको किसको लगाना है? मेहरगढ़ को। ओके, अगला है दमदमा। ये हरियाणा का एक प्लेस है भाई, हरियाणा में एक जगह है दमदमा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दमदमा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद रखना, दमदमा हरियाणा में स्थित है। से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल एक साथ मिले। मतलब कि इससे क्या पता चलता है कि 3 इकट्ठे मरे हुए लोगों को एक ही साथ एक ही कब्र में दफनाया गया है। 3 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है बहुत, कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? हरियाणा से मिले हैं। हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? दमदमा नामक एक जगह से मिले हैं। दमदमा नाम की एक प्लेस है, वहाँ से मिले हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? यूपी से मिले हैं। यूपी में कहाँ? लेखैया। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? यूपी से मिले हैं। आंखें बंद करके मेरी कीजिए याद कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पर मिले हैं? लेखैया से मिले हैं। एक बार मैं आपको रिमेंबर करवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख तथ्य लिख रखा है, देखिए। आग का आविष्कार किया जावा मानव ने। प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण कौन से थे? हस्तकुठार और बिदारणी। नेक्स्ट, प्रथम उपकरण निर्माता किसको माना जाता है? हैंडीमैन को। बच्चे ये फैक्ट है, बार बार याद करने से ही होगा। कुछ ट्रिक लगा के कर लीजिए अपनी तरफ से, जैसे आपको सुटेबल लगता है। भारत में मानव कंकाल कब से मिलने शुरू हो गए? ये मैं बार बार बता रही हूँ कि मध्य पाषाण युग आया था, तभी मानव को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब दफनाया गया तभी इसके कंकाल मिलने शुरू हो गए। जो रामापिते के सामने पड़ा था कि आधा खड़ा होकर चलने वाला मानव था जो जंगलों में रहता था, उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। वस्त्र निर्माण की कला शुरू हुई नवपाषाण युग में, क्योंकि कृषि भी नवपाषाण युग में ही आई। इससे पहले वाले युग में पशुपालन था, उससे पहले वाले में सिर्फ शिकार था। मनुष्य को किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अगला है कि गंगा घाटी में धान की खेती के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव हो गया और यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा हरियाणा से मिले हैं। एक ही कब्र है, उसमें 3 मानव को एक साथ दफनाया गया, जैसे कि पति पत्नी और बच्चे को दफना दिया, या फिर किसी 3 और को दफना दिया, ऐसे। और सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ? लेखैया। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है कि पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि पुरातत्व विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कि जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का, जो पुराने टीले होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे टीले जिनके नीचे की पहले जीवन था, मतलब घर वगैरह थे, जो बाढ़ आने से मिट्टी हो गई, ऊपर वो मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन गए। टीलों का क्रमिक स्तर, मतलब कि लगातार में विधि विधान से उत्खनन, मतलब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप उत्खनन, मतलब होता है खोदना, उस चीज़ की खुदाई करना, कि विधिवत रूप से पुराने टीलों की खुदाई की जाती है तथा प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।
खुदाई करके तो ये हड़प्पा सभ्यता की और ये पाषाण काल का पता चला है कि हाँ ये पत्थर इतना पुराना है, इस मानव ने ऐसे किया होगा। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुदाई के द्वारा ही पता चला है, विज्ञान के द्वारा ही पता चला, क्योंकि हमें कोई भी लिखित साक्ष्य इस काल के नहीं मिलते हैं। भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती, उसे पुरातत्व कहते हैं, पुरानी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। 1856 में सर जॉन मार्शल, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। सबसे पहले आपको खुदाई के लिए सर जॉन मार्शल का ही नाम आता है कि जॉन मार्शल ने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में किसने की थी? जॉन मार्शल ने। आंखें बंद करके 2-3 बार बोलो कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर जॉन मार्शल का नाम आगे हड़प्पा सभ्यता में भी हम पढ़ेंगे। आगे है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की किसने की थी? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। देखिए नवपाषाण काल में भी इनका नाम है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता को भी खोजने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? सर जॉन मार्शल को जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनको याद रखना आप। अब हमारा एक फैक्ट और रह गया, 1 मिनट। ताम्रपाषाण काल। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ताम्रपाषाण काल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि ताम्रपाषाण काल मतलब कि जहाँ पर तांबे का ज़्यादा प्रयोग होता था पत्थरों के बजाय, उसको ताम्रपाषाण काल बोला गया है। कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ताम्रपाषाण काल में जो है महाराष्ट्र के लोग थे जो मृतकों को अपने ही घर में दफनाते थे, जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि कच्चे घर थे तो अपने घर में दफनाते थे। और वो घर में किस तरह दफनाते थे? वो विधि विधान से दफनाते थे। सिर जो था वो उत्तर की तरफ करते थे और जो पैर थे वो दक्षिण की तरफ। इसलिए पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत के हैं। इनमें से किस स्थल के मृद भांड ताम्रपाषाणिक मृद भांडों में सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं? कहाँ के? मालवा के। तो देखिए कहाँ पर मिले हैं ताम्रपाषाण काल के, मतलब कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति किन किन जगहों से मिली है, कहाँ कहाँ पर इसके अवशेष पाए गए हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तो आहार है, गिलुंद है, इन 2 जगहों से मिली है। अगला है पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण। अगला है पश्चिमी महाराष्ट्र से भी मिली है, दक्षिण पूर्वी भारत। तो 4 जगहों के नाम हैं। सबसे पहला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में कहाँ? आहार, गिलुंद, आहार, गिलुंद। अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालवा, कायथा, एरण, मालवा, कायथा, एरण। अगला पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिणी पूर्वी भारत। इतनी जगहों से ताम्रपाषाणिक उपकरण मिले, मतलब कि तांबे के उपकरण मिले हैं। तो इसमें से ये पूछा गया कि जो तांबे के और पत्थर के जो उपकरण मिले हैं साथ में बने हुए, सबसे अच्छी जगह वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो कहाँ पर मिले? मध्य प्रदेश के मालवा से मिले हैं। अगला है कि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि जोरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण, शहरी? तो कौन सी थी? ग्रामीण थी। अब है कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। ग्रामीण थी और इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं? तो किस प्रकार की? कांसे की वस्तुएं मिली हैं। दैमाबाद से कैसी वस्तुएं मिली है? कांसे की। भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि जोरवे ऊपर तो हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात कर रहे थे, ये एक अलग संस्कृति है, जोरवे संस्कृति। ये संस्कृतियाँ आपको पाषाण काल में याद करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
कि जोरवी संस्कृति कैसी थी, आंखें बंद कीजिए मेरे साथ याद कीजिए। जोरवी संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण थी। जोरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। मैं आपको बता देती हूँ दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और दैमाबाद से किस प्रकार की वस्तुएं मिली है, तो वो कांसे की मिली हैं, याद रखना। अगला है आहार का प्राचीन नाम। आहार जो देखिए हमने ऊपर देखा था, आहार संस्कृति, आहार कहाँ देखा था हमने, ये देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो हमने पढ़ा था ना अभी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलोंद संस्कृतियाँ, तो ये यही आहार है। कि आहार का प्राचीन नाम क्या है, ताम्बवती। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण मिले हैं। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है, तो गिलोंद को माना जाता है। मतलब कि आहार जो है ताम्बावती के नाम से भी जाने जाते हैं और इसका स्थानीय केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा है, गिलोंद नामक जगह से सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं तांबे के। अगला है कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, मतलब कि ये लुप्त हो गई। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कब लुप्त हुई थी, 1200 ईसा पूर्व के आसपास। केवल जोरवे संस्कृति कब तक जीवित रही थी, जोरवे संस्कृति रही थी 700 ईसा पूर्व तक, मतलब कि सबसे लास्ट में जोरवे संस्कृति ही नष्ट हुई है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति नष्ट हो गई, आहार संस्कृति नष्ट हो गई, लेकिन जो ये जोरवे संस्कृति काफ़ी लंबे टाइम तक चली है। ये कब तक चली है, 700 ईसा पूर्व तक। अगला है ताम्र पाषाणिक काल में चाक पर बने काले व लाल मृदभांड की, जो कुम्हार का चाक होता है उस पर काले व लाल मृदभांड मतलब कि बर्तनों का प्रयोग होता था ताम्र पाषाण काल में। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया, ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ही किया था। चित्रित मतलब कि समझ गए ना आप, कि चाक पर काले और लाल मृदभांड बने हैं। चित्रित मतलब कि उन पर चित्र बनाए जाते थे, मटके बनाने के बाद या फिर कुछ और चीज़ें बनाने के बाद मिट्टी के उन पर चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि आज हमारे मटके वगैरह होते हैं उन पर पेंटिंग से बनी होती है ना, वैसे के चित्र कब से मिलने शुरू हुए थे, ताम्र पाषाण काल में। अगला है कि नवदा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं, नवदा टोली से किस तरह के, अनाज के ढेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है कि अनाज के ढेर अनाज के सबसे बड़े ढेर कहाँ से मिले हैं, नवदा टोली से। ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि नवदा टोली से किस प्रकार के बड़े ढेर मिले हैं, तो वो अनाज के मिले, ना कि गेहूं के मिले, ना जौ के, उन सभी को मिलाकर अनाज के ढेर मिले हैं। अगली हमारे देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जो हम ऊपर उसके बारे में पढ़ रहे थे ना, अब इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उद्भव हुआ जिसे कि सैंधव पूर्व सभ्यता क्यों कहा गया। देखिए नव पाषाण, जो ये पाषाण काल था ये खत्म हो गया, उसके बाद में क्या आया, ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति होने के कारण इसको सैंधव पूर्व सभ्यता कहा जाता है। सैंधव मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहले की सभ्यता, एवं इसे सैंधव सभ्यता का मूल भी माना जाता है, क्योंकि मतलब किसका बेस था, सैंधव सभ्यता का बेस माना जाता है किसको, ताम्र पाषाण काल को। इस काल में पाषाण उपकरण के साथ साथ ताम्र उपकरणों का भी भरपूर प्रयोग हुआ। ताम्र पाषाण काल में, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ताम्र पाषाण काल किसको कहा गया, जिसमें कि पत्थर के औजार तो थे ही थे, साथ में तांबे के औजारों का भी ज़्यादा प्रयोग होने लगा। सर्वप्रथम तांबे के उपयोग के कारण इसे चालकोलिथिक की, इंग्लिश में ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ये मैंने जब आपको ताम्र पाषाण का नाम आया था तब भी बताया था कि इसको कई बार हिंदी में लिख के भी दे सकता है इंग्लिश वाले नाम को, कि ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज। इस संस्कृति में चाक निर्मित लाल व काले मृदभांड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि ताम्र पाषाण काल के उपकरण कैसे थे, तो उसमें दे देगा काले मृदभांड, लाल मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, या फिर सफ़ेद मृदभांड। तो आपको याद रखना है दोनों थे, काले और लाल मृदभांड। ताम्र पाषाण काल में कैसे उपकरण थे या कैसे औजार थे, मृदभांड थे, काले एवं लाल मृदभांड थे। देखिए मृदभांडों के आधार
मृद भांडों के आधार पर ही इस संस्कृति को क्षेत्रीय उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पांडुरंग के मृद भांड वाली दक्षिण क्षेत्र की संस्कृति, जिसमें कि कवेटा, कुल्ली, अमरीनाल प्रमुख संस्कृतियां हैं, तथा दूसरा लाल रंग के मृद भांड वाली उत्तरी, मतलब कि जो ये मृद भांडों के नाम दिए जैसे कि काले और लाल थे, तो पांडुरंग के मृद भांड बोला जाता है। तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? वो दक्षिण क्षेत्र में मिले। कहाँ पे? कवेटा से, कुल्ली से, अमरीनाल से। और जो दूसरा लाल रंग के मृद भांड मिले वो कहाँ से मिले हैं? वो उत्तर क्षेत्र की संस्कृति है, जिसमें कि जोब प्रमुख संस्कृति है। ये संस्कृति का नाम है। आगे देखिए कवेटा संस्कृति, इनके बारे में बताया गया जितने हमने ऊपर नाम पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी हो गई? कवेटा संस्कृति। गुलाबी रंग लिए सफ़ेद रंग के मृद भांड, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की गई है, इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी कि गुलाबी रंग है थोड़ा थोड़ा, साथ में सफ़ेद रंग भी है, जिन पर कि काले रंग से पेंटिंग की गई है। उनको क्या बोला जाता था? कवेटा संस्कृति के उपकरण बोला जाता था। यहाँ से कच्चे घर, अस्थि प्रस्तर उपकरण मतलब कि पत्थर के उपकरण एवं अफगानिस्तान और ईरान के साथ संपर्क का साक्ष्य भी मिला है। तो कवेटा संस्कृति कहाँ कहाँ से मिली है? किली गुल मोहम्मद, दाबशादात, पीराकंदब आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट हमारी कुल्ली संस्कृति। यहाँ से मिले मृद भांड आप याद रखना, बार बार बर्तनों के बारे में ही जिक्र हो रहा। मृद भांड बोलते थे पुराने ज़माने में। तो यहाँ से मिले बर्तनों पर वृक्षों से गिरे कुकुदमान, डिडवाले, वृषभ का चित्रांकन है, मतलब कि एक बैल का चित्र है। जो भी पत्थर हैं, पत्थर नहीं, जो भी उपकरण हैं। यहाँ से अलंकरण युक्त नारी की मृण मूर्तियाँ मतलब कि नारी की बनी हुई पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हैं। यहाँ पत्थर की दीवारों पर सफ़ेद चूने लगाए जाते थे कि पत्थर की जो दीवारें होती थी, अब जैसे कि हम कलर करवाते हैं ना घर पे, वैसे ही सफ़ेद चूने से लगाए जाते थे उनको, पत्थरों को रंग देने के लिए। जो मकान जो थे वो क्या थे? कुली संस्कृति में 2 मंजिला होते थे और कच्चे ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुली संस्कृति। कि कुली संस्कृति के आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ याद कीजिए कि कुली संस्कृति है, उसके बर्तन कैसे थे? जो है उस पर वृक्षों से गिरे वृषभ का चित्रमान था कि वृक्षों से घिरे हुआ एक जो बैल है वो खड़ा है, उसका चित्र बनाया जाता था, जिसके पैरों में जो है हिरण का अंकन है। यहाँ से अलंकरण युक्त नारी की मूर्ति, मृण मूर्ति मिली है। पत्थर की दीवारों पर सफ़ेद चूने के प्रमाण मिले हैं। और मकान 2 मंजिला थे, लेकिन कच्चे ईंटों से बनाए जाते थे। मकान होते 2 मंजिला थे, लेकिन वो सारा का सारा जो मकान था वो सिर्फ कच्चे ईंटों का बना होता था। अगली हमारी संस्कृति है अमरीनाल संस्कृति। पश्चिमी बलूचिस्तान में विकसित यह संस्कृति सिंध तक विस्तृत थी। बलूचिस्तान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तानी, सॉरी अभी पाकिस्तान के हिस्से वहाँ पर। यहाँ से पूर्ण समाधान का अवशेष मिला है। पूर्ण समाधान, देखिए पूर्ण समाधान का अवशेष मिला। इस संस्कृति से पशु तथा नारी मृण मूर्तियाँ नहीं मिली। याद रखना, ऊपर वाली जो हमने पढ़ी थी कुली संस्कृति, यहाँ से तो जो है नारी की मृण मूर्तियाँ मिली है, वो भी अलंकरण मतलब कि सजाई हुई। लेकिन जो अमरीनाल संस्कृति, यहाँ से नारी की मृण मूर्तियों के अवशेष नहीं मिले हैं। मृद भांड मतलब कि बर्तनों पर दूधिया, काले, लाल, नीले, हरे रंग से चित्रकारी की जाती थी। इतने सारे रंग प्रयोग में लिए जाते थे। जबकि ऊपर वाली जो हमने पढ़ी थी उस पर जो है चित्रकारी जो है ये वृक्षों से घिरे हुए बैल की जाती थी। अगली आगे जोरवी संस्कृति। जोरवी संस्कृति कौन सी है? जो कि सबसे अंत में नष्ट हुई थी। ताम्रपाषाण संस्कृति तो पहले ही खराब हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन जोरवी संस्कृति जो थी वो 700 ईसा पूर्व तक चली थी। जोरवी संस्कृति, यहाँ पर लाल मृद भांडों पर मतलब कि लाल बर्तनों पर काले रंग का अलंकरण पाया गया है कि लाल हो गया उसका बेस, तो उस पर चित्रकारी किस रंग से की गई? काले रंग से। राजा गुंडई, मुगल गुंडई, पेरियानो गुंडई, सूरज, उंगल, डाबरकोट, कोदानी आदि इस
संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। पेंदीदार कटोरी यहाँ के प्रमुख पात्र थे। पेंदीदार कटोरा मतलब कि जिसका पैंदा बड़ा होता था, एक बड़ा सा कटोरा। यहाँ से नारी, पशु, लिंग, योनि की मृण मूर्तियाँ बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कि जो ये नारी की मृण मूर्तियाँ ये यहाँ से भी मिली हैं। ऊपर वाली हमने पढ़ी थी अमरीनाल से भी मिले, लेकिन अमरीनाल से नहीं मिली, कुली संस्कृति से मिली है। तो जोरवी संस्कृति पर बर्तन कैसे थे? लाल मृदभांड थे, उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। और यहाँ से पेंदीदार कटोरे भी मिले हैं। अगला है कोट दीजी। क्या है? कोट दीजी कि बस्ती के चारों ओर विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष। मतलब कि कोट दीजी जो जहाँ पर बसी हुई थी, मान लो कि एक गांव बसा हुआ है, उसके पूरे गांव के बाहर एक बड़ी बड़ी दीवारें बना दे, सिर्फ एक गेट छोड़ दे गांव से बाहर जाने के लिए। तो ऐसा किस लिए करते थे? कि सिर्फ बाहर के मतलब कि बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर पाया गया कि सुरक्षात्मक दीवार मिली है पूरी बस्ती के चारों तरफ, ऊंची ऊंची दीवारें। पत्थर का चाक, कांसे की बनी मोटी चूड़ी मिली है, एक चूड़ी जो पहनने वाली होती है। 6 दलीय पुष्पाकृति मिली है, पुष्प की आकृति मिली है, फूल की आकृति मिली है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो कोटदीजी से मिले हैं। अगला है हमारा रहमान ढेरी। आयताकार नगर के अवशेष मिले हैं। मतलब कि रहमान ढेरी जो नगर था वो आयत के आकार का था। नगर की सुरक्षा हेतु विशाल दीवार यहाँ की विशेषताएं। मतलब कि नगर की जो विशाल दीवार है, जो मैंने ऊपर वाले में बताया कि कोटदीजी में भी थी सुरक्षात्मक दीवार और रहमान ढेरी, इन दोनों में ये समानता थी कि दोनों ही जगह जो है सुरक्षात्मक विशाल जो है दीवार थी बाहर, नगर के बाहर चारों ओर। अगला है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कुछ याद आया? मैंने ऊपर बताया था कि नवपाषाण काल में कृषि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ वही है जहाँ से कृषि के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मिट्टी की बनी मातृ देवी की प्रतिमाएं भी मिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ से है मेहरगढ़। आप कृषि से जोड़ के देख लो, कृषि से जोड़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाए कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिल सकते हैं? तो वो मेहरगढ़ से मिल सकते हैं, क्योंकि कृषि सबसे पहले मेहरगढ़ से ही शुरू हुई अवशेष। अगला है तरकाई किला। किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, वहीं सुरक्षात्मक दीवार। पूरे किले को तरकाई किला नाम हो गया ना, तो उस पूरे किले के बाहर एक सुरक्षात्मक दीवार है, एक बड़ा सा गेट है। गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, दाल, मटर, लीवान नामक स्थान, यहाँ से पत्थर के औजार बनाने के विशाल कारखाने मिले हैं। कि किलेबंदी के अवशेष भी मिले हैं, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, दाल, मटर के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पत्थर के औजार बनाने के विशाल बड़े बड़े कारखाने। मतलब कि तरकाई किले में पत्थर के औजार सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे। पत्थर के सबसे ज़्यादा औजार कहाँ बनाए जाते थे? तरकाई किले में। अगला है मुंडी काक। मुंडी काक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महल सदृश 2 विशाल भवन, धूप में सुखाई गई ईंट का प्रयोग। ये काफ़ी बार ये आया हुआ है एग्जाम में कि धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग कहाँ पर होता था? मुंडे काक में। मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। कांसे की मूठदार कुल्हाड़ियाँ मिली है, जो छोटी कुल्हाड़ियाँ होते हैं जो मुट्ठी में पकड़ के चला सकते हैं उनको, वो कुल्हाड़ियाँ यहाँ से मिली, कांसे की बनी हुई। तो मुंडे काक से क्या मिला है? धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, ईंटों के अवशेष मिले हैं और कांसे की मूठदार कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अगला है बालाकोट। क्या है? बालाकोट। बालाकोट से क्या मिला है? विशाल इमारत मिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कुबड़ वाले बैल मिले हैं, क्योंकि पशु तो स्टार्ट हो ही गए थे ना, पशु तो उसमें मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गए आपके। पीपल के पेड़ मिले हैं, अंकित सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो बालाकोट कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, शायद अफगानिस्तान में बालाकोट। विशाल इमारत, कुबड़ वाले बैल, पीपल के पेड़, अंकित सुंदर मिट्टी की बर्तन आदि मिले हैं। तो ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। संस्कृतियाँ: कवेटा, कुल्ली, अमरीनाल,
जोरवी संस्कृति, कोटदीजी, रहमान ढेरी, मेहरगढ़, तरकाई किला, मुंडी गाक, बालाकोट। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक तो इनके मृदभांड देख लेना कि कैसे कैसे हैं, उनके घर के अवशेष, और जहाँ कहाँ पर नारी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं और कहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले। सुरक्षात्मक दीवार तो आई थिंक ये मिली है कोटदीजी से और रहमान ढेरी से, और ये तरकाई किला, 3 जगह से मिली है। मेहरगढ़ आपको पता है कपास की खेती के साक्ष्य हैं। जोरवे संस्कृति के बर्तन कैसे थे? लाल तो बेसमेंट था, जैसे कि आज के हमारे मटके बनते हैं लाल होते हैं, ऊपर उन पर काले रंग से पेंटिंग की हुई होती है। अमरीनाल से क्या मिला? ये बलूचिस्तान में है। यहाँ से पूर्ण समाधान मतलब कि पूरी तरह से विधि विधान से जो है मनुष्य को दफनाने के अवशेष मिले, उनके साथ चीजें भी रखी गई है कब्र में। तो ये कहाँ से मिला है? अमरीनाल संस्कृति से। इतना ही है मेरे हिसाब से। हाँ, अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, उसको सेकंड चैप्टर ये हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैंने आपको पाषाण काल पूरा पढ़ा दिया है, जिसके कि 2 पार्ट बने हैं। एक पार्ट कल अपलोड हो गया, एक पार्ट मैं आज कर दूँगी अपलोड। तो आई होप आपको ये पाषाण काल समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे, जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, उन्हीं को उठाया गया है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डाली गई। जिनसे पुराने पेपर में कहीं जहाँ जहाँ पर भी हिस्ट्री आती है, वहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं हिस्ट्री से, जिन जिन टॉपिक से, उन्हीं फैक्ट को इसमें डाला गया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि इनमें से आप किसी भी फैक्ट को स्किप नहीं करेंगे, किसी भी फैक्ट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन सभी को याद करना ज़रूरी है। इनमें से अगर छोड़ दिया तो फिर वही बात है, चैप्टर पढ़ने का ही फ़ायदा क्या। पाषाण काल बहुत बड़ा है, अगर पढ़ाने लग जाओ तो 4-5 क्लास होंगे, लेकिन आपको 2 क्लास में इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ ये हो गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाषाण काल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जितना हो सके याद करिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, पाषाण काल से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी फैक्ट को लेकर अगर डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।